हेलो एवरीवन, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मैं अपना लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट ऐसा इंसान से कर रहा हूँ जिन्होंने 40 साल देश का सेवा किए हुए हैं। कर्नल पीके शर्मा सर, आपके बारे में कुछ अनुभव शेयर कीजिए। सर्वप्रथम सभी श्रोता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म उधर हुआ था, मेरा परवरिश दार्जिलिंग में हुआ, मेरा एजुकेशन दार्जिलिंग में हुआ। 17 साल मेरा उम्र हुआ था तब मैं आर्मी ज्वाइन किया 1971 साल में। तो 40 साल के लंबा सेवा के बाद में 2011 में मैं सेवानिवृत्त होके ये सिलीगुड़ी के इस भेग में आके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। इतना लंबा अंतराल में अच्छे घटना भी घटे, बुरे घटना भी घटे। और आप सबको व्यतीत है, आर्मी का जॉब इतना इजी जॉब नहीं होता है, क्योंकि देश का सुरक्षा हमारे कंधों के ऊपर होता है, तो जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 40 साल कैसे गुजर गया वो बिल्कुल पता ही नहीं चला। मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे, बड़ा भाई डीएसपी हुआ करते थे वेस्ट बंगाल पुलिस में, श्री आर.के. शर्मा। और मैं आर्मी का बात करना चाहूँगा कि आर्मी में मैंने देहरादून से शुरू करके बहुत जगह, इंडिया में ऐसे जगह कोई होगा जहाँ नहीं पहुँचा है 40 साल में। लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ जगह ऐसा है जो ज़िंदगी भर एक हृदय में बैठ गया, एक याद के तरफ से। वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में हम लोगों को इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के साथ मिलके अपना समुद्र तट को रक्षा करने का जिम्मेवारी मिला था। तो इसमें हम लोग, हमारा देश में जो अंडमान निकोबार आइलैंड 2 ही नाम है, लेकिन इसमें 300 से भी ज़्यादा आइलैंड है। उसमें सदर्न मोस्ट पार्ट का जो आइलैंड है वो निकोबार बोलते हैं, और बीच में साउथ अंडमान है, वो उसमें कैपिटल भी है, पोर्ट ब्लेयर। तो हमने जो अपना सेवा किया वो बिल्कुल साउथ में किया, जो इंडोनेशिया से, मलेशिया से नज़दीक है और हमारा मेनलैंड से दूर है। तो बहुत लोगों को कम पता होगा कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, जो जगह है, लैंड है समुद्र के अंदर, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो हमारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके नाम पे रखा है। तो सिमिलरली दूसरा मुझे जो याद आता है मेरा एक कठिन टेन्योर, वो लद्दाख, जहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और उधर तो खड़ा होकर जीना ही मुश्किल है, सोना ही मुश्किल है। तो वैसे जगह में आप लोग को सर्विस देना पड़ता है। खाना पीना तो दूर, उसमें जाके खड़ा होकर दुश्मन को भी निगरानी करना है, जरूरत पड़े तो गोली भी चलाना है। सर ने जैसे बोले आपने, आपका फैमिली से भी बहुत सारे डिफेंस फोर्स में है, तो कोई घटना ऐसा बताइए जिसमें या मुठभेड़ हुआ हो, ऐसा कुछ। हाँ, अभी मेरा फैमिली से, मैं पहले आर्मी अफसर, उसके बाद में मेरा बड़े भाई का बेटा कैप्टन सूरज शर्मा, वो पैरा कमांडो था, कैप्टन साहब। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, कृष्ण का गोथल स्कूल से पढ़ा और हैदराबाद पब्लिक स्कूल पढ़ा। तो इतना डिस्टिंक्शन उसका मार्क्स आता था, वो कभी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था। लेकिन उसके अंदर जो मेरा पिताजी एक स्वतंत्र सेनानी थे, तो उसका ही खून दौड़ रहा होगा, तो देश सेवा में लग गया वो। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से उनको ट्रेनिंग मिला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग मिला। उसके बाद में कमीशन हुआ पैरा रेजिमेंट में। पैरा रेजिमेंट का मतलब है बहुत खूंखार आर्मी, जो स्पेशल फोर्स बोलते हैं हम। तो 98 में कमीशन हुआ था। 2001 में उनका एक आतंकवादी मुठभेड़ में गोली लग के शहीद। किस जगह में सर? ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का कुपवाड़ा में। तो 26 साल का उम्र में अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान हमारे भतीजे ने दिया है। तो उसमें हमको, पूरा फैमिली को गर्व है। क्यों फैमिली, पूरा देश को गर्व होती है, पूरे देश को गर्व है, अपना कम्युनिटी को गर्व है। लेकिन साथ साथ में वो बिछुड़ के जाने के बाद भी अभी दोबारा हमको नहीं मिलेगा करके दिल में एक जो व्यथा है ना, वो व्यथा तो कभी नहीं जाएगा, वो साथ में रहेगा। ऐसे ही करके मेरा बेटा भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया। उसके बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से उसको भी कमीशन प्राप्त हुआ। वो 311 गोरखा राइफल्स में कमीशन हुआ था। 22 साल की उम्र में इनका पलटन रजौरी सेक्टर में था, कश्मीर में। तो उधर टेररिस्ट का आना जाना रहता था। तो कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट मिला पलटन को कि कोई टेररिस्ट आ रहा है, उसको मारना है। तो मेरा बेटा लेफ्टिनेंट था उस टाइम, 22 साल का। तो 18-19 आदमी लेके वो अपना टेररिस्ट मारने के लिए चला गया। तो जब गया बॉर्डर में, एक बटालियन में उतने होते हैं, बटालियन में 800 होता है। अच्छा। 800 में जो तगड़े तगड़े, जो बिल्कुल फुर्ती, जी, जो आगे मतलब कुछ
ना सोच के आगे बढ़ने वाला, वो 18-19 आदमी को छांट के उसको बोलते हैं घातक प्लाटून। अच्छा, तो घातक प्लाटून कमांडर था। तो 18 वो हर रेजिमेंट में होता है? हर रेजिमेंट में होता है। तो जाके इनको टास्क मिला, जाके बॉर्डर में एम्बुश लगा के बैठा। तो रात को नहीं आया, तो सुबह नहीं आया, दिन भर देखता रहा, राशन भी खत्म हो गया। फिर बोला सुबह का उजाला होता है देखते हैं। तो सुबह के जब फर्स्ट लाइट बोलते हैं हम लोग, जब सूरज भी नहीं उगता है लेकिन उजाला शुरू होता है, तो उस टाइम टेररिस्ट आ गए। तो गन बैटल शुरू हो गया। गन बैटल शुरू हुआ तो एक टेररिस्ट को एक सोल्जर ने मार दिया सीधा। तो 2 टेररिस्ट भाग के इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसना शुरू किया। तो मेरा बेटा तो कमांडर है उधर, तो किसी को जाके उसको मारो बोलने से शायद देरी हो जाएगा। तो अपने आप आगे बढ़ के उससे गोली चलाया और AK-47 ने उसको दूसरा भागते हुए टेररिस्ट को मार दिया। गिर गया वो तीसरा टेररिस्ट, वो उसको भी गोली लग गया था। तो समहाउ वो इधर उधर करके जाके छुप गया जंगल में, बिल्कुल पत्थर वाला जंगल होता है उधर, उधर घुस गया। अच्छा, उसके बाद में सरेंडर के लिए मोटिवेट किया कि सरेंडर हो जाओ, तुमको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो सरेंडर नहीं हुआ। और बाकी जो टेररिस्ट मरा हुआ है तो वो तो पुलिस को देना है जी। पुलिस को तो हमने आर्मी ने बताना भी है, क्योंकि वो आदमी टेररिस्ट था या तो कोई नॉर्मल इंसान था JNK का। वो प्रूव करने के लिए क्या होता है कि जब टेररिस्ट मारते हैं तो उसका हथियार भी साथ में होना चाहिए, नहीं तो एक स्टूडेंट मार दिया, एक खेती वाला मार दिया करके। अच्छा, अगर ह्यूमन राइट का केस कोई हमारा डिफेंस फोर्स अगर कोई टेररिस्ट को मारे तो उनको प्रूव करना पड़ता है ये टेररिस्ट था, करना पड़ता है। तो हमारे बेटा ने ऑर्डर दिया, सब उठाओ लाश और उसका हथियार उठाओ। तो फायरिंग आ रहा है। तो अभी 2 तो गिरा हुआ है उसके आर्म्स के साथ में, तो फायरिंग आ रहा है। तो अब इसको कैसे डील करना है, क्योंकि वो जो लेने जा रहा है वो मर जाएगा, वो भी अपना नुकसान हो जाएगा अपना ट्रूप्स का। तो मेरा बेटा ने क्या डिसाइड किया है कि अभी इसको कॉम्बिंग ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे कंघी होता है ना, कंघी में धार, तो एक सिपाही एक धार ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते जब गया तो मेरा बेटा वो टेररिस्ट के 3 मीटर जंगल में क्लोज, तो उसने फायर कर दिया। उसको चोट लगा था टेररिस्ट को। तो उसने तो पूरा 28 गोली मारा उसका AK-47 का, लेकिन ठीक से एम नहीं ले पाया। तो मेरे बेटे को 4 गोली लग गया। 4 गोली पेट में लग गया, थाई में लग गया। उसके बाद में उसको देख लिया, वो सामने ही तो है, उसका भी गोली खाली हो गया। इसको गोली लग के अभी उसका ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो उसने कैसे ना कैसे, हम बोलते क्रॉल करके ऐसा कोई ने के बल से आके जाके उसके गर्दन पकड़ के अपने पास लेके आया और अपना AK-47 का जो बट होता है ना, बट वो आयरन का होता है। तो बट से मार के उसका आँख और उसका ब्रेन निकाल दिया। तो मर गया उधर ही। वो मरने के बाद बेटा भी बेहोश हो गया, क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो गया था। तो उसको कैसे न कैसे अपने ट्रूप्स से उसको कंबल में डाल के उठा के जल्दी से जल्दी रास्ते में ले गया। रास्ते में गाड़ी तैयार था, वो हेलीपैड में ले गया, हेलीकॉप्टर तैयार था, उसको हेलीकॉप्टर से नीचे कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, उसका होप नहीं था जीने का, 95% तो चला गया करके रिपोर्टिंग भी हो गया। और उसको वेंटिलेटर में डाला था। दूसरा दिन जब डॉक्टर ने देखा तो उसका ऑल वाइटल ऑर्गन चल रहा है। तो ये तो ठीक ठाक है, ऑर्गन चल रहा है, इसको तो मेजर इंजरी सिर्फ है। तो उसको ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होते होते उसको 8 महीने लगा ठीक होने में। पहले 2 हफ्ते तो बेड में था, उसके बाद में व्हील चेयर में आया, उसके बाद खड़ा हुआ। लेकिन एक पैर से अभी भी लिम्प करता है, लेकिन फौज के लिए खड़ा होकर पूरा विल पावर के साथ सर्विस दे रहे हैं। अभी भी वो अभी सर्विस दे रहा है। अभी उसके बाद कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, अभी कर्नल हो गया, गोरखा बटालियन कमांड भी किया है। और अच्छा कमांड करने के बदौलत भारत सरकार ने उसको अमेरिकन आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल के लिए भेजा है। वो ख़त्म करके अभी जून महीने में इंडिया वापस आ रहा है। अच्छा सर, जो 2014 से पहले था गवर्नमेंट हमारा और 2014 के बाद जो BJP गवर्नमेंट आया है, उसमें मतलब क्या फ़र्क दिखता है हम लोग का फोर्सेस में? तो मैं बोलूँ हमारा जो इक्विपमेंट का डेफिशिएंसी, एमुनेशन वगैरह भी कभी पूर्ति नहीं होता था पुराने गवर्नमेंट में। अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में इतना ज़्यादा, एक तो मेक इन इंडिया एक लगा दिया, हमारा DRDO जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उधर बहुत इक्विपमेंट वगैरह बनना शुरू हो गया। और बाहर से भी अच्छा इक्विपमेंट आता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जितना भी मिसाइल पाकिस्तान ने मारा सबको डिफ्यूज़ किया हवाई में। वो किसने किया? वो एक S-400 करके हमारे से एक मिसाइल था, उससे हवा में बर्बाद करके हमको देश को कुछ नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। वो किसके टाइम में? हमारे डिफेंस मिनिस्टर पानीकर, जो BJP का सरकार था, 14, 15, 16, 19 तक, उस दौरान ये इक्विपमेंट हमने लिया और
देश सेफ रहा। बहुत सारे जो ज़्यादातर ऑपोजिशन के लीडर सब ये मानते नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सबूत खोजते हैं। वो तो अभी अपोजिशन में बैठा है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उनका बोलने का एक बहाना है, लेकिन दुनिया ने देखा है, संसार जानता है, पाकिस्तान जानता है उनको कितना बर्बाद हो गया, पूरा वर्ल्ड का मीडिया रिपोर्ट बोलता है। लेकिन हमारा अपोजिशन वैसा ही है, क्योंकि उनका भी ये काम है ना, अभी अपोजिशन सरकार काम अच्छा नहीं कर रहा है करके बताने के लिए तो बताते रहते हो। अच्छा सर, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक JNU बोल के एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, तो वहाँ उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल के भी जानते हैं, कन्हैया कुमार, उन्होंने एक एलिगेशन लगाए थे कि कश्मीर में जो हमारा फोर्स है वो वहाँ का कश्मीरी लोकल जो है उन लड़की लोग का रेप करते हैं। ये पब्लिक बोला था, बहुत ये चला भी, तो इसमें क्या क्या बोलना है सर आपका? मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ बताना चाहूँगा। आर्मी में जब एक लड़का को उसको सोल्जर बनाना है, उसके लिए इतना कठिन ट्रेनिंग और इतना उसको मोरल वैल्यू सिखाते हैं ना, तो वो तो एक रेप का बात है ना, एक लड़के को टच भी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका मेन मुद्दा है देश का सेवा, उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। दूसरा बात रही ये ह्यूमन राइट इशू का, मैंने बता ही दिया, जब टेररिस्ट मारता है तो प्रूफ देना पड़ता है, तो सिविलियन को गलती से मार दिया तो अब तिहाड़ जेल जाएगा आर्मी का आदमी, इतना तगड़ा ह्यूमन राइट का रूल बना हुआ है। आर्मी का पनिश होता है, तिहाड़ जेल में बहुत पड़े हुए हैं अभी। अच्छा सर, जो भी कुछ सालों पहले हमारा ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी निकाला था अग्निवीर करके, तो इसको भी बहुत जन क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ज़्यादातर ऑपोजिशन में। तो अग्निवीर मतलब ये हमारे लिए सही है, अच्छा है, या क्योंकि 4 साल का सर्विस होता है, तो ये सही है एक तरीका से, या क्या रीज़न था अग्निवीर लाने का? अभी ऐसा है, हम लोग कंपेयर करने लगे ना, जो पहले वाला सर्विस को उसको सब रिटायरमेंट के होता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, कैंटीन का फैसिलिटी भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है करके, और अग्निवीर को नहीं मिलता है। ये कंपेयर करने से तो शायद ठीक नहीं हो करके, लेकिन जब प्रगति होता रहता है उसमें चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। कोई सिस्टम, पुराना सिस्टम कोई चलते रहेगा तो देश में प्रोग्रेस नहीं होगा। अभी क्या है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। एक तो आर्मी, वही आर्मी सक्सेसफुल होगा जो आपने इजराइल में देखा होगा, टीवी में देखते हो, बिल्कुल यंग आर्मी है। तो हमारे जो 17-18 में भर्ती होंगे, उसको 4 साल के बाद में कुछ बंदे जो बहुत अच्छे हैं उसको रिटेन करके 25%, बाकी 75% को पैरामिलिट्री फोर्स में डालेंगे या रेलवे में कहीं भी डालने का, ये बात ऐसा ही रूल बना हुआ है। तो अभी 24-25 साल जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है एक अग्निवीर का, तब तक ये लड़का लोग घूमते रहते, कुछ इनकम ही नहीं होता है। एक तो फौज में जाके डिसिप्लिन सीखेगा, एक तो उसको पैसे भी मिलेगा, और आते टाइम 11-12 लाख का आता है पैसा, उससे उसको कर भी सकता है। लेकिन एक एश्योरेंस गवर्नमेंट ने उसको फर्दर नौकरी दिया है, जो अभी पता चलेगा, जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच जो 2026 के आखिर में निकलने वाला है, उन जो निकला हुआ बंदे सबको नौकरी मिलता है ना, तो अग्निवीर जैसा गुड स्कीम दुनिया में कोई नहीं होगा ना। नहीं, बहुत सारा ऐसा भी बात चलता है कि जो अग्निवीर में मतलब ट्रेनिंग थोड़ा कम होता है और उनको डायरेक्ट डेंजर एरिया होता है, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, नौशेरा क्या क्या बोलता है, वहाँ पे मतलब डिप्लॉय किया जाता है। नहीं, सही है, ऐसा नहीं, जैसा भी ट्रेनिंग सेंटर बहुत है, ठीक है ना। जैसे गोरखा का भी अलग अलग, कोई बनारस में है, कोई शबातो में है, जैसे आर्टिलरी का है नासिक में। तो हर जगह हर आर्मी का जो आदमी रिटायर होता है, कोई मर जाता है, कोई बीमार होता है, तो ऐसा आउट होता है ना, तो उसमें जितना एक आर्मी में 800 आदमी चाहिए, तो धीरे धीरे करके रिटायर होते हैं तो घटते, तो 800 आदमी पूरा करना है एक बल्टन में। तो इसी तरह से रिक्रूट होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होता है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग। हाँ, तो ये गारंटी नहीं है कि वो अग्निवीर जाके थोड़ा कम ट्रेनिंग लेके बॉर्डर में जाएगा, जो उसका वैकेंसी कहाँ है पलटन का, तो उधर जाएगा वो तो। हाँ, ऐसा भी है, कुछ उधर जो डिप्लॉय है बॉर्डर में, उस पलटन में भी डिफिशिएंसी हो तो उधर भी जाएगा, और जो पीस में नौकर सेवा दे रहे हैं उधर डिफिशिएंसी हो तो उधर जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा कम ट्रेनिंग देके उधर भेजना है करके। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्मी में फील्ड में हो चाहे पीस में हो, डेली का दिनचर्या क्या है, ट्रेनिंग ही होता है। वो एक तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करके आया, उसके बाद में तो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है, पूरा सर्विस टाइम तक। सर्विस टाइम में ट्रेनिंग है, दौड़ना भागना, ये अपना फिजिकल फिटनेस रखना, फायर करना, यही तो है हमारा काम। पीस में लोग बाग पीस में आए, फील्ड से बहुत आराम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है आराम। वो तो कभी गेम का कंपटीशन में, फुटबॉल कंपटीशन, कभी और ये क्रॉस कंट्री दौड़ने वाला कंपटीशन में होगा, या तो
ये जो गन का कंपटीशन होगा, ठीक है ना, तो ये कंपटीशन में ही पूरा चलता रहता है और ट्रेनिंग में पूरा चलता रहता है। तो उसको तो ऑटोमेटिक ट्रेनिंग मिलता है अग्निवीर को। हाँ, बेसिक ट्रेनिंग में थोड़ा पुराने ज़माने में 10 महीने मिल रहा है तो इसको 7 महीने मिलता है, 6 महीने मिलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बेसिक चीज़ है उनको लड़ाई में चाहिए वो तो सिखाता ही है। उसके बाद में फिर पलटन में जाके भी तो उसे उस्तादों का है जो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसका गाइडेंस मिलता है उसको। जी सर, जो अभी लोकल रिसेंट दिनों में जो हो रहा है गल्फ में वॉर, जो यूएस, इजराइल और जो ईरान है वो गल्फ कंट्री में पूरा बमबारी कर रहा है, तो ये मेन रीज़न क्या है सर? इसमें आप कैसे वो करना चाहते हैं इसको? अभी लोग बाग तो बोलते हैं ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थोड़ा पागल टाइप का है, लेकिन जो अच्छा सोच लेके कोई भी आदमी बात करेगा ना तो अमेरिका ठीक कर रहा है, क्योंकि ईरान एक टेररिज्म को पालने वाला देश है। जो हमास है, हमास है, हिजबुल्लाह, हाँ, ये सारे इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप है, सब ईरान पालता है। और ईरान चाहता है कि उसका यूरेनियम का बहुत क्वांटिटी उसके पास है, तो उसे एटम बम बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए और बर्बाद करे जी। तो उनका लीडरशिप सब टेररिज्म के अंदर ही घुसा हुआ है, सपोर्ट में रहते हैं हम सब लोग। तो इसमें क्या 2 रीज़न है। एक तो टेररिज्म को ख़त्म करना है, अमेरिका का जो रीजन है, और इजराइल का रीजन है वो चाहता है कि अयतुल्लाह खुमैनी जो मारा गया ना, उसका बेटा अभी उसका सुप्रीम कमांडर है, तो ये इनका संतान ख़त्म करो। मतलब देश में एक लीडरशिप में चेंज आना चाहिए, एक खतरनाक वाला नहीं चाहिए, एक देश को आगे प्रगति करने वाला लीडर चाहिए। तो लीडर के खोज में वो बमबारी कर रहा है। तो ये तो पूरा देश के नहीं, पूरा इंटरनेशनल के लिए फ़ायदा का चीज़ है कि ईरान बर्बाद हो, ताकि ये बड़ा बड़ा टेररिज्म ख़त्म हो। सिमिलरली पाकिस्तान भी लश्कर है तोयबा, जैश ए मोहब्बत जैसा इतना टेररिस्ट ग्रुप है, हमको आंख दिखाता रहता है बार बार, हमको कितना नुकसान करता है वो। तो पाकिस्तान का मैप इस दुनिया से हट जाएगा, ईरान का मैप से उसका नाम हट जाएगा, तो संसार में खुशियाँ। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस नाम से, ये मैप से कितना दिन और सर्वाइव कर पाएगा? उसका तो कटोरा मास्टर बोलते हैं सब, पता है, सब देश का उसके पास ऋण है, पूरा पैसा लेके। इधर बलूचिस्तान भी उधर से मार रहा है, अफगानिस्तान भी लड़ रहा है। हाँ। और मुझे नहीं लगता है खामोखाम अभी ईरान से दुश्मनी ले रहा है जी। इन्होंने सऊदी अरेबिया को ट्रूप्स भेज दिया ईरान के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। जी जी। और बीच बीच में अपना संधि जी, पीस टॉक भी करा रहा है, तो अल्टीमेटली दुश्मन बढ़ा रहा है। तो आने वाले दिन में हमको देखने को मिलेगा ईरान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। सर अभी रिसेंटली क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंदू को जला के मार दिया, ठीक, हिंदू को जला के मार दिया। बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में भी, हम तो यहाँ बंगाल में रहते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो अभी जो युद्ध शुरू हुआ तो तेल बांग्लादेश को इंडिया ही देता है। तो अभी क्या हुआ, इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया ने अभी उनको तेल दिया, गैस दिया। उसके बाद हमारा एक लीडर है आपका, वो भी वहाँ पे उनसे मिलने गए थे, आपका बिरला जी। तो क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो सरकार हमारा चारों तरफ अपना दोस्ती रखना चाहता है, शांति चाहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अभी बांग्लादेश का आपने बोला, बहुत हमारे टेम्पल जला दिया, हिंदुओं को मार दिया, लेकिन कितने लोगों ने, बांग्लादेश में 5 करोड़ आदमी होने से 10 लाख आदमी ने गड़बड़ किया होगा, बाकी क्या निर्दोष है ना, वो तो बाकी तो निर्दोष है। तो उनको जब भूखा पड़ रहा है, उनको गैस नहीं मिल रहा है, उसको दवाई नहीं मिल रहा है, तो इंडिया भेज रहा है, तो उसमें कौन सी नुकसान। तो एक तरह से हम लोग हमारा देश का जो डॉक्ट्रिन बोलते हैं ना, हम किस पे हम चलते हैं, वो हम चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तान रामाया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाव भवे। इसका मतलब है कि संसार में सभी स्वस्थ रहे, किसी को तकलीफ न हो और सब बराबर हो। तो उसी हिसाब से, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कोविड के टाइम में देखो, अपना देश को इंजेक्शन चाहिए बोलते भी श्रीलंका को और ये गल्फ कंट्री को इंजेक्शन भेजा है इंडिया ने। अपोजिशन हल्ला भी किया, देश में पहुंचाने, उधर क्यों भेज रहा है, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो जीना चाहता है। तो हमारा फिलोसॉफी, हमारा डॉक्ट्रिन जो है हमारा देश का, उसके हिसाब से जो बांग्लादेश में मदद मिल रहा है अभी, वो सही है। इंडिया को क्या बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए? किसको? बलूचिस्तान को, ताकि वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके। इंडिया को किसी को सब मिलिट्रीली किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वार्ता ऐसा चीज़ है, वार्ता से पीस टॉक करके टेबल के आजू बाजू में बैठ के सॉल्व होने वाला चीज़ है। फर्स्ट वर्ल्ड लड़ा, कितना लाख आदमी मर गए, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, कितने मर गए,
अल्टीमेटली क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब बैठ के तो बातचीत किया, यूएनओ भी खड़ा हो गया। तो ये सब बातचीत से सॉल्व होने वाला खुदा, लड़ाई की ये कोई मतलब उपाय नहीं कि किसी को मार के किसी को देश को बर्बाद करके। अभी देखो ईरान कितना बर्बाद हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ लड़ाई से? तो लड़ाई तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक लड़ाई करो, किसी का तारीफ लगाओ, किसी को सामान मत भेजो, उसका सामान मत खरीदो, अपना इकोनॉमिक वारफेयर करते रहो, लेकिन गोली बारूद का लड़ाई करना मुनासिब नहीं है। अभी तो लगभग सभी देशों के पास परमाणु भी हो गया है। सभी के पास तो नहीं है, लेकिन पावरफुल युद्ध छेड़ के किसी ने एक ने गिरा दिया तो विश्व में वो जिस देश में गिरा उसका कोई ना कोई दोष होगा, न्यूक्लियर पावर वाला वो गिरा देगा जिसने गिराया। तो ऐसा गिरा दे, एक इसको गिराएगा वो उसको गिराएगा, तो पूरा ही वर्ल्ड में धुआं धुआं हो जाएगा। और हिरोशिमा नागासाकी की बात आप तो पता ही हो, 1945 का, तो कैसा बर्बाद हुआ, अभी तक उधर कोई अनाज नहीं होता है। तो ये स्थिति देखना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं देखना है तो शांति बात से बढ़ के और कुछ दुनिया में चीज़ नहीं है। सर, जो कारगिल का जो हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो हम तो सिविलियंस है, हमें सिर्फ खबर न्यूज़ में सुनते थे यहाँ इतना डैमेज हुआ, हम लोग का सेना इतना शहीद हुए। तो उस समय आप लोग का मतलब जो डिफेंस वहाँ पे थे मौजूद, उनमें कैसा माहौल था, कैसा सिचुएशन था वो? सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये कारगिल वार नहीं है, कारगिल ऑपरेशन है। जैसे अभी 1965 में या 62 में या 71 में हुआ था, वो फुल फ्लेज वार, उसको वार बोलते हैं। लेकिन छोटा छोटा जैसा श्रीलंका में हमने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन पवन, वैसे ही कारगिल में छोटा मोटा लड़ाई टाइप का, लेकिन लड़ाई नहीं है वो, वार नहीं बोलते उसे, वार छोटा वार। आप वार का छोटा भाई समझते हो, इतना समझ लेते। तो छोटा सा एस्कलेशन है वो, उसमें पाकिस्तान को मामला साफ कर दिया। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ, वो हमारा नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से ले के तरफ जाता है, वो जो बहुत ट्रूप्स और सिविलियंस रहते हैं अपना बॉर्डर गार्ड करने के लिए, और सिविलियंस तो एज इट इज़ है ही। तो पाकिस्तान ने चुपके से वो ऊपर जो टिकड़ी है, टिकड़ी में सब में आगे ऑक्युपाई करके बैठ गया। वो नो मैंस लैंड है एक्चुअली, हमारा भी नहीं उनका भी नहीं। तो कभी कभी पेट्रोलिंग होता था, कोई नहीं है तो ठीक है, उसका भी पेट्रोलिंग आता था, देखता था कोई नहीं, ठीक है। तो चुपके से आगे बैठ गया। और उसके बाद में नीचे नेशनल हाईवे नंबर 1 श्रीनगर से ले जाने वाला जो लाइफ लाइन है लद्दाख का, पेट्रोल से लेके अन्न से लेके आर्म्स एमुनेशन सब उसी रास्ते से जाता है। तो रास्ते खतरे में पड़ गया। तो रास्ते खतरे में पड़ गया तो क्या है, उसको हटाना पड़ेगा। और वो इतना डोमिनेटिंग पोजीशन में ऊपर, और हमारा ऐसा ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो इजीली टारगेट बन जाता था। पत्थर गिर के मर गए हमारे आदमी, ऊपर से गिर के मर गए, गोली से तो इतना ठंड है उधर सिकुड़ के मर गए। और शायद उस समय उतना इक्विपमेंट भी नहीं था, शायद इक्विपमेंट वगैरह अभी जल्दी से वार चला ना, तो कहीं पलटन। जैसे मैंने एक किताब लिखा है, ये ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गोरखाज, मैंने नेपाली में भी लिखा है। इस सर का ये किताब जरूर पढ़े आप लोग। 2 किताब है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गोरखाज इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि ज़्यादा लोग बाग पढ़े, और नेपाली में मैंने उसको फिर ट्रांसलेट किया है ताकि मेरा मातृभाषा है उसमें भी मुझे लिखना चाहिए करके, और हमारे बिरादरी के आदमी पढ़े। तो 2 लैंग्वेज की किताब है। तो ये किताबें कारगिल वार में जो बटालिक सेक्टर में मेरा रेजिमेंट का एक पलटन फर्स्ट 11 गोरखा राइफल्स ने लड़ा है, उसके बारे में पूरा विवरण है। इसमें पूरा कारगिल वार में 527 सोल्जर्स ने अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसमें ये किताब में जो फर्स्ट 11 गोरखा राइफल्स है, उसका भी 14 जवान ने अपना जीवन का आहुति दिया है। तो कैसा माहौल था सर उस समय? माहौल जोश पूरा। ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लोथिंग बोलते हैं हम लोग, ECG, तो वो था नहीं। वो नीचे जब उतर रहे थे तो चलो लड़ाई लग रहा है, ऊपर पहाड़ में चढ़ना है, हुक्म मिल गया, तो नॉर्मल जो ड्रेस होता है उसी ड्रेस में ऊपर चढ़ गए। लेकिन हौसला बुलंद, कैसा भी पहाड़ को चीर चीर के पाकिस्तान के ऊपर पहुंच गए। उसमें ग्रेनेड से उनका बंकर तोड़ा और ऊपर पहाड़ में चढ़ के हमने ऑक्युपाई भी किया,
और इतने बड़े बड़े 7 फीट का पठान जो है वो हमारे 5 फीट का गोरखा जावन ने जम कर करके उनका सिर कलम कर दिया अपना कुकुरी से। तो ये था कारगिल का वार। हाँ, इसमें बीच में शुरू में जब हुआ था तो हमारा सरकार को या हमारा आर्मी को इतना पता नहीं था कि कितना ट्रूप्स आके उधर ऑक्युपाई हुआ करके, तो छोटा मोटा ट्रूप्स भेज के उनको ख़त्म करके आना। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फेलियर था। हाँ, एक तरह का इंटेलिजेंट फेलियर है वो। तो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर को जो खबर था उससे ग्राउंड में जो ज़्यादा था, इसीलिए जब नीचे पूरा तैयारी करने के बाद में आर्टिलरी वगैरह सब बुला के फिर धूम धड़ा के नीचे से मार के पाकिस्तान को भगा दिया। तो बहुत अच्छा लड़ाई था। पाकिस्तान सुधरेगा कभी, आपको लगता है? पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा लड़ेगा और हारेगा। ये 1965 में हारा, 97 में हारा नहीं हारा, सिर्फ हारा होने से तो ठीक था ना, लेकिन पाकिस्तान का साइज भी कट हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। अब 71 में छेड़ाखानी करता रहता है, आंख दिखाता रहता है, तो बालाकोट कर दिया। मैंने बहुत पाकिस्तानियों के साथ टाइम बिताया है, मैं बहुत साल पाकिस्तानियों के साथ रहा हूँ मैं, पर उनमें ये नहीं है, उनको यही बताया गया है कि पाकिस्तान कभी हारा नहीं है, हर जंग उन्होंने जीता हुआ है। उनको ये पढ़ाया भी जाता है और जो पॉलिटिशियन होता है उन लोग का, उनसे ये बताया भी जाता है उनको कि हमने कभी हारा नहीं, हर बार हम जीते हैं। लेकिन ऐसा है ना, पुराना ज़माने में ऐसा किताब में लिखो भारत को हमने जीत लिया, स्कूल में वही लेसन पढ़ा हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना बढ़ गया, अभी सोशल मीडिया इतना बढ़ गया, तो उसका देश में कितना बम गिरा अभी तो सब टीवी बता ही रहे हैं जी। तो वो झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है, सब जानता ही है, दुनिया जानते हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को बहुत पिटाई किया है, इससे पहले वाला लड़ाई में भी किया है ये। सर, आने वाला जनरेशन का आप क्या बोलना चाहते हैं सर? अपकमिंग जनरेशन है, उनको आर्मी में जाना चाहिए? हमारे यूथ के लिए 3 मैसेज है। एक तो हर आदमी आर्मी में नहीं जा सकता, आर्मी में तो हमारे 13 लाख का स्ट्रेंथ आर्मी का, 13 लाख है, तो जब जो घटता है वो भर्ती होके जाता है ना। सभी देश सेवा नहीं कर पाएगा आर्मी में जाके, लेकिन देश सेवा दूसरी तरफ से कर सकता है ना। दूसरी तरफ से देश सेवा कैसा होता है, जब आप गाड़ी स्पीड न चलाओ, देश सेवा है, क्योंकि किसी को एक्सीडेंट होकर मर जाएगा वो। दूसरा, ट्रैफिक लाइट में जंप मत करो, देश सेवा है, क्योंकि कानून बरकरार है उसमें, आप उसको उल्लंघन मत करें। पर्यावरण दिवस आता है साल में एक बार, पेड़ पौधा लगाते, पेड़ पौधा लगाओ, वो भी देश सेवा है। आपका माता पिता जिसका इनकम होता है, उनको इनकम टैक्स पे करने के लिए आप उनको प्रेरणा दीजिए, वो भी एक देश सेवा है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो नया जनरेशन आ रहा है, वो ज़्यादा वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ में। तो उसके लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ मैंने पहले भी बताया था अभी इसी इंटरव्यू में कि परिवर्तन से ही प्रोग्रेस होता है आदमी को। जैसे आपने बोला पुराना आर्मी और अग्निवीर में क्या है, तो परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन है। अभी हम लोग के ज़माने में हमारा बाथरूम, हमारा घर कैसा हुआ करता था, अब कैसा है, ठीक है ना। ये परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होने में, वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गिटार बजाओ, मादल छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। आप हिंदी गाना, नेपाली गाना, बंगाली गाना मत गाओ, आप इंग्लिश गाना गाओ, वो नियम का, नो प्रॉब्लम। आप जाके घर का मम्मी ने बनाया अच्छा खान पान मत खाओ, दोस्तों के साथ जाके पिज़्ज़ा खाओ, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक पियो, कोका कोला, सिटी सेंटर में जाके, ठीक है। लाइकिंग के हिसाब से चेंजेस चाहिए, करो। लत्ता कपड़ा घर में माँ बाप को अच्छा लगे ना लगे, जैसा भी पहनना पहनो, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जो भी पहनना है पहनो। जब आपने ये सब कुछ एडॉप्ट कर दिया, तो एक चीज़ को क्यों छोड़ दिया? वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बच्चा जब 18-20 साल का होता है, वो घर का किचन का खाना नहीं खाता है, वो कमाई करता है और वो अपने पैर में खड़ा होता है और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। हमारे में वो चीज़ क्यों चेंज नहीं करना चाहता है? सब एडॉप्ट करे, पर जो अच्छा है उसको नहीं करते। असली होने वाला चीज़ वो एडॉप्ट करो ना, तभी तो चेंजेस है ना। तुम में चेंज आई है, सब वो भी चेंज करो। और घर का लंगर में खाना खाओ 32-30 साल तक, क्या हुआ? उसमें चेंज है? कोई चेंज नहीं है ना। तो बहुत बड़ा मेरा सुझाव है, अपना पैर में खड़ा होने का कोशिश करो जब आप 19-20 के हो जाओगे, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में है। सिर्फ गिटार बजाना नहीं और पिज़्ज़ा खाना नहीं, वो भी है एक। तो मेरा ये सजेशन है मेरा यूथ, लड़का हो या लड़की हो, सबसे। तीसरा चीज़, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है। नहीं, इतना बढ़िया चीज़ है, एक ये इन्वेंट हुआ है, इसमें
अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए गूगल में सर्च करो, क्या चीज़ नहीं मिलता है, हर कुछ मिलता है। आजकल आपको कुछ स्पेलिंग नहीं आता, ठक ढूंढो, उधर ही डिक्शनरी पलटना ही नहीं पड़ता है। संसार का कोई देश का इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए आप, टूरिज्म का, ट्रांसपोर्ट का, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा है। लेकिन आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसमें इन्वॉल्व मत हो। उसमें जो आप टाइम निकाल रहे हो 2-3 घंटा, वो 2-3 घंटा आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज में लगाओ, ताकि आप स्वस्थ रहोगे और आपका बुद्धि भी ठीक रहेगा, पढ़ाई भी ठीक रहेगा। मुझे कोई कोई लड़का बोलता है कि आप बोलते तो हो स्पोर्ट्स में इधर उधर जाओ, क्लब में जाने के लिए पैसा लगता है। मैं उनको बोलता हूँ, एक पैसा खर्चा करने का ज़रूरी नहीं। तुमको ना तो फुटबॉल चाहिए, ना तो हॉकी चाहिए, ना तो क्लब का फीस चाहिए। तुम सुबह उठो 5 बजे और 5 किलोमीटर दौड़ो रास्ते में दौड़ने का कोई टैक्स नहीं है। आओ, नहाओ धो, खाना खाओ, तंदुरुस्त होकर रहो, कभी बीमारी भी नहीं होगा, पढ़ाई भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा फिजिकल फिटनेस, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे स्ट्रेस देना मुझे अच्छा लगता है फिजिकल फिटनेस के ऊपर। क्योंकि आदमी जब फिजिकली फिट है तभी तो मज़ा है। अब बीमार हो, बुखार हो रहा है तो आपको पिक्चर देखने का भी दिल नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिट होने के लिए आप डेली का एक्टिविटी में आपने कोई एक्टिविटी, एक फिजिकल एक्सरसाइज का लगाना ही पड़ेगा। तो ये मेरा बहुत बड़ा सुझाव है, जो इस बात को अमल करते हैं वो फ़ायदे में रहेंगे। सर, जब दो देशों के बीच में वॉर होती है तो हानि तो दोनों तरफ से होता है। यस। तो इसमें सर आपको क्या बोलना है? लड़ाई के वजह से जो हानि, 2 तरह का हानि, एक तो अपना प्रॉपर्टी का हानि जो बम्बार्डमेंट में जी और एक तो सिटीजन जिसको गोली लगता है जी लड़ाई के मैदान के आजू बाजू में रहने वाला, और तीसरा जो मेन जो फौजी है, जो वो कोई विकलांग हो जाता है और कोई शहीद हो जाता है। जी। तो इसमें मैं शहीद के बारे में बहुत वस्तु बहुत लंबा है, लेकिन मैं शहीद के बारे में क्या बोलना चाहूँगा। आप लोग कभी नागालैंड जाओगे तो उधर कोहिमा करके एक जगह है जी, कोहिमा। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक वार मेमोरियल बना हुआ है। उस वार मेमोरियल में अंग्रेजी में बहुत खूब लिखा हुआ है एक सेंटेंस। उसमें लिखा है, वो मतलब शहीद ने कहा जैसा ना, उसमें लिखा है, व्हेन यू गो होम टेल देम इज कंट्रीमैन, टेल देम दैट वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मतलब शहीद ऐसा चीज़ है, वो उसका आज का उसने खो दिया। किसने खो दिया? हमारा टुमारो के लिए। जी, तो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हाँ, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दार्जिलिंग में एक वार मेमोरियल है, गोरखा वार मेमोरियल। 1947 साल के बाद में देश की सुरक्षा में जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले 163 पहुँच गया। कहने का मतलब साल में कम से कम 2, एक डिस्ट्रिक्ट से। इंडिया में 600 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा शहीद नहीं है आदमी का जितना हमारा दार्जिलिंग में। ठीक है ना। और जब भी कोई शहीद घर में आता है तिरंगा में लपट के आता है। जैसे मैं कैप्टन सूरज शर्मा बताता हूँ, इसका जब बागडोगरा में इसका अच्छा सरिया आया था राष्ट्रीय झंडा में लपट के, तो कितना इनको मतलब गर्व करते हैं और कितना इनको सत्कार करते हैं अपना पब्लिक। उसी दिन देखा था मैंने, पूरा बागडोगरा से मटीगढ़ा लेके दार्जिलिंग मोड़ से सुकुना होते होते कर्सियंग तक दोनों तरफ स्कूल के बच्चे और बाकी जनता जनार्दन, लेडीज जेंट्स बुजुर्ग सब कैप्टन सूरज की जय। ये उनको इज्जत मिलते हुए अपने आंखों से देखा है। इससे पहले 1 हफ्ता पहले नेपाल में काठमांडू में राजा का जो संतान है पूरा को मैसेकर कर दिया, मार दिया था। जब राजा का लाश मतलब डेड बॉडी का प्रोसेसन चल रहा था, उसमें 300 आदमी था बोलने के लिए। तो जब कैप्टन सूरज शर्मा का डेड बॉडी जब निकल रहा था तो उस टाइम 3000 आदमी थे। तो ये इज्जत होता है शहीद का। और क्यों ना हो, हम बोलते हैं, हम राष्ट्रीय झंडा कहीं भी देखते हैं, है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी को, या बड़े बड़े हमारा जो राष्ट्रपति भवन हो गया, अपना पार्लियामेंट हो गया, देखते हैं ना। तो उस टाइम हम राष्ट्रीय झंडा कितना हवा से हिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है जी। वास्तव में वो राष्ट्रीय झंडा जो है हमारा तिरंगा, वो हवा से नहीं हिल रहा है, वो हिल रहा है उसका प्रभाव से। जो हर जवान जो शहीद हुआ उसका अंतिम सांस के जो फोर्स है उसके प्रभाव से वो फहरा रहा है। तो ये भावना इस बात ने मुझे सब हिंदुस्तान ला दिया। सब हिंदुस्तान के सब
जनता जनार्दन के दिल में ये भावना जिस दिन आएगा वो उन शहीदों के लिए सच्चा श्रद्धांजलि होगा वो। तो हमको ये करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ दार्जिलिंग वार मेमोरियल में जाके टूरिस्ट आके फ़ोटो खिंचाते, हमारे लोग कितने जाते हैं, बहुत कम। जाने का टाइम नहीं है, उधर पार्किंग नहीं, तो दार्जिलिंग जाते टाइम कम से कम हमारा 163 शहीद इधर है करके गाड़ी से सलाम करके जा सकता है, इतना तो कर ही सकता है। जी जी। है ना। हम करेंगे, दूसरा आदमी सीखेगा, वो करेगा, तीसरा कोई बंगाली टूरिस्ट जाएगा, कोई पंजाबी टूरिस्ट जाएगा, ये क्या करे, नहीं हमारा शहीद है इधर। ड्राइवर पार्टी नहीं कर देना शुरू करे ना, तो 2 साल में वो कम से कम 1 लाख सैल्यूट उनको मिल जाएगा रास्ते से ही। तो उनका योगदान, उनका बलिदान के बदौलत ही हम अपना दिनचर्या कर पा रहे हैं। तो उनको मैं तो हमेशा नमन करता हूँ। मैं ये जो मेरा बैच है ये भी दार्जिलिंग गोरखा वार मेमोरियल का है, मैं सीने में से लगा के रखा हूँ, मुझे इतना प्यार है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना क्वालिटी टाइम हमें दिए। इस वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन में भी आप लोग ही है जिनका वजह से हम सुकून से रह पा रहे हैं। और मेरा तरफ से आपको और जितना भी हमारा डिफेंस फोर्सेस है जो अपना दिन रात लगाए हुए हमारे लिए, उनको मेरा तरफ से सैल्यूट है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और व्यूअर्स को मेरा जो अंदर वार्ता है उससे कुछ न कुछ फ़ायदा मिल सकेगा करके मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।